Hello everybody, how are you? I hope that all are happy and healthy. Myself Pintu sir again welcomes to you in the channel of Success Academy Official. तो जैसा कि बच्चों आप अभी 11-12 मिला कर देखा जाए तो मेरे YouTube चैनल पे आप लोग बुक अर्थात लिटरेचर और दूसरा पोर्शन ग्रामर आप दोनों को एंजॉय कर रहे हो। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है आपका लिटरेचर पोर्शन का है, बुक का है, जिसमें मैंने आपको लेसन 1 जो पोइट्री का था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका सारा कंटेंट पढ़ा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। आपका दूसरा लेसन था अकॉर्डिंग टू प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें मैंने आपको इसका सारा थीम्स कहानी पढ़ा चुका हूँ। और आज के इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूँ ये ज़रा जान लें। तो आज का इस वीडियो में आपको बस एक टॉपिक पढ़ाना है जो होता है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ खास क्वेश्चन से दिए गए हैं जो आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। हालांकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि आपको हर चैप्टर में क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सारे क्वेश्चंस को डील करने से बेहतर है आप सिर्फ उन क्वेश्चन को डील करें जिससे आपका प्रेशर कम हो, क्योंकि आपको इंग्लिश के अलावा आपको और भी विषय पढ़ने होते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा क्वेश्चन पढ़ा जाए जिसमें आप कम समय में उसे आप याद कर सके, समझ सके और एग्जाम में बेटर स्कोर ला सके। बिकॉज ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ टाइम एंड स्कार्सिटी ऑफ प्रेशर ऑफ एग्जाम, इन सबको देखा जाए तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि यहाँ पर आपको जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पर्पस ऑफ 12th बोर्ड एग्जाम। तो इस क्वेश्चन को आप एंजॉय करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आज की इस वीडियो में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन को VVI कराया जाएगा और कौन से क्वेश्चन क्या हिंदी होगा, उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक यहाँ शुरू किया जाए, जिसमें आपको क्या पढ़ना है मैं बता दूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको बस एक टॉपिक पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यानी आज आपको पढ़ना है क्या, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको टोटल 6 क्वेश्चन बताए जाएंगे, 6 का आंसर दिया जाएगा आपको, 6 का हिंदी करके मैं बता दूंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है और बनाना है। सवाल रहा कि किस तरह से आप क्वेश्चन लिखना है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे देता हूं। तो चलिए इस वीडियो से बने रहें और आगे देखें हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन, ओके, यानी भारतीय सभ्यता डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी हमारी भारतीय सभ्यता किस प्रकार वेस्टर्न सिविलाइजेशन से या यूरोपियन सिविलाइजेशन से अलग होती है। ओके, आइए आंसर डील करते हैं। यहाँ पर यह कह रहा है कि आवर इंडियन सिविलाइजेशन, यानी हमारी भारतीय सभ्यता इज टू रेज द मोरल बीइंग, इट मीन्स की मोरल कैरेक्टर, while the European civilization is to spread ideas and beliefs of immorality। यानी इसका अर्थ हो गया कि हमारा भारतीय सभ्यता जो है वो मोरल कैरेक्टर और मोरल बीइंग पर आश्रित होती है, मोरल कैरेक्टर पर निर्भर करती है। बट हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इट मीन्स यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो हमें अनैतिकता को बढ़ावा देती है। It means finally we can say that our Indian civilization is based on divine power with godliness, but the Western civilization is depend on immorality and godless। Okay? यानी हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति देवी देवता भगवान में विश्वास रखता है, नैतिकता में विश्वास रखता है, जबकि जो वेस्टर्न कल्चर है वो अनैतिकता और इमोरलिटी और क्या गॉडलीनेस, यानी बिना भगवान के, विदाउट डिवाइन पावर के निर्भर करती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कैसे आंसर को आपको लिखना होता है, क्योंकि आपका जो लिटरेचर है वो इंग्लिश लिटरेचर है। हिंदी में क्वेश्चन आंसर याद करना आसान होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, लेकिन आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिसके माध्यम से आप चाहें तो किसी भी क्वेश्चन को आराम से रटने के बजाय समझ के लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो मैंने आपको आंसर लिखा वो मैंने अपने स्टाइल में, अपने राइटिंग स्टाइल के अनुसार, अपने ग्रामेटिकल स्टाइल में यूज किया। तो
तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम आप इसी आंसर को याद करें और रट लें। मैं ये नहीं कहता कि मेरा आंसर जो दिया गया सबसे बेस्ट आंसर है। आप किसी और तरीके से लिखें, किसी और अंदाज में लिखें, वो भी सही होगा। बट ध्यान ये देना होगा कि आपका जो कहानी का थीम्स है, जो पोएट्री का थीम्स है, उस थीम से हट करके क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए। योर राइटिंग स्टाइल में बी डिफरेंट टू मी, योर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिफरेंट टू मी, बट द थीम्स आर ऑलवेज सेम अकॉर्डिंग टू द पोएट्री और द स्टोरी। आप किस तरीके से लिख रहे हो ये मायने नहीं है, मायने ये है कि आप कंटेंट क्या दे रहे हो आंसर में, आपका तरीका क्या लिखने का है, और किस थीम से कहानी का क्या रिलेशन है, वो आपको आंसर में शो करना पड़ता है। ओके, तो जिन बच्चों को मेरा राइटिंग स्टाइल या ग्रामेटिकल स्टाइल अच्छा लग रहा है तो डायरेक्टली आप इसी आंसर को एग्जाम में लिख सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं मैं सर से थोड़ा हट करके एक अपना लैंग्वेज दूं, एक अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दूं, तो चाहे तो वो इस सेंटेंस में कुछ और एक्स्ट्रा चीज, नया चीज जोड़ करके उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। बस थीम्स को आपको क्लियर करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप यहाँ पर सबसे पहले आप इसको ध्यान दें कि आप इसको पहले VVI करके नोट कर ले, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका और अभी भी पूछता है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड। ओके, कहा गांधी जी ने हमारे मन को एक बेचैन पक्षी की भांति बताया है, हमारे मन को एक बेचैन पक्षी के रूप में कहा गया है, ऐसा क्यों। ठीक है कि व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, यानी हमारा जब मन बेचैन होता है तो क्या करता है, क्या नहीं करता है। समझो क्वेश्चन फाइनली कि गांधी जी ने हमारे मन को, हमारे विचार को एक बेचैन पक्षी की भांति बताया है, ऐसा क्यों। बेचैनी का क्या हालत होता है, क्यों होता है, इसके बारे में क्या है बताना है। इस क्वेश्चन का VVI कर लेंगे। आंसर देखें, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ओके, माइंड इज ए रेस्टलेस bird because the more it gets the more it wants, यानी क्या देखें आप कि the more it gets the more it wants, यानी गांधी जी ने हमारे मन को एक बेचैन पक्षी कहा है। क्यों, क्योंकि यह जितना अधिक पाता है उतना अधिक चाहत पाने की रखता है। ठीक है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इसके बावजूद भी क्या होता है, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। समझिए इसको फिर से। गांधी जी से दैट आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट मोर गेट्स इट मोर वांट्स, यानी जितना हम अधिक पाते हैं उससे कहीं अधिक और पाने की इच्छा, पाने की अभिलाषा रखते हैं। इसके बावजूद भी जो हम पा लेते हैं उसके बावजूद भी हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं होता है, इट इज ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। सो इन दिस केस गांधी जी से दैट आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ओके, आगे देखें, कर आवर एक्सेसिव इंडल्जेंस इन पैशन, शौक, इच्छा, अभिलाषा, मेक आवर माइंड रेस्टलेस, यानी जैसे जैसे हमारे शौक बढ़ेंगे, हमारी इच्छाएं बढ़ेंगे, हमारा माइंड क्या होगा वैसे वैसे और बेचैन होता जाएगा। जैसे आप ऐसे समझे कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई कम दाम का 5,000 6,000 का आप मोबाइल रखे हो, लेकिन क्या आपका इच्छा उस 5,000 के मोबाइल से होता कहीं पूर्ति? नहीं, आपका इच्छा करता है कि नहीं मैं जरा वीवो रखूं, ओप्पो रखूं, तो आप ओप्पो रखना शुरू कर देते हैं हाई रेंज के मोबाइल का, तो लगेगा कि नहीं इससे बढ़िया आपका आईफोन होता है, आप आईफोन रखना शुरू करोगे। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि जैसे जैसे इंसान की जरूरत पूरा होती है वैसे वैसे उसका चाहत और बढ़ते जाता है। दूसरे शब्दों में आपको ऐसे समझाता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आग में, ठीक है, आग में घी डालते हैं, इट मीन्स की टू पोर द घी इन द फायर देन इट ऑल एक्सटेटेड, ये क्या होता है, वो आग और भभकती है और बढ़ती है, ना कि बुझती है। इट मीन्स की वी कैन से दैट जस्ट लाइक आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, जितना हम अपने दिमाग को बढ़ावा देते हैं वो और ज्यादा क्या है, पाने की लालसा रखता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में आप देख रहे हैं कहा कि व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड, ठीक है, डिस्यूड मतलब होता है दूर रखना, बचा कर रखना, अश फ्रॉम लग्जरीज यानी सुख सुविधा, भोग विलास, एंड प्लीजर आनंद, आनंदमयी,
कह रहा है कि हमारे पूर्वज लोग हमें, यानी हमारे पूर्वज लोग हमें सुख सुविधा भोग विलास से हमेशा दूर रखना चाहते थे, ऐसा क्यों? क्वेश्चन करा उसी में दूसरा पार्ट कि डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उनका यह सोच सही था, क्या उनका यह कहना सही था, इसकी जानकारी दें। यहां देखें इसका आंसर, द हैप्पीनेस मतलब खुशी एंड द शोरो गम आर द सब्जेक्ट ऑफ आवर माइंड, यानी जिस तरह से नदी के दो किनारे होते हैं, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है आपका हेड और टेल, नदी का दो किनारा लेफ्ट साइड और राइट साइड, एज सेम टू सेम आवर लाइफ हैज टू बैंक्स, दो किनारे होते हैं, नंबर 1 प्लेजर और नंबर 2 शोरो। किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है कि हमेशा लंबे समय तक दुख या सुख चलता हो, बिकॉज कि दुख का आना सुख का आना अल्टरनेट क्या है, आपका एक सर्कल है, एक चैन है, एक सर्किल है, जो कि आपको दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख अल्टरनेट हर व्यक्ति के साथ होते रहता है। तो वही कहते हैं गांधी जी, द हैप्पीनेस एंड द सॉरो आर द सब्जेक्ट्स ऑफ आवर माइंड, सुख और दुख हमारे मन का सोच है, मन का विचार है, ये हमारे मन में क्रिएट होता है। लग्जरीज मतलब भोग विलास, सुख सुविधा एंड प्लेजर मेक आवर माइंड रेस्टलेस, जितने भी तरह के फिजिकल हैप्पीनेस है, ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, आपका हैप्पीनेस 2 तरह का होता है जी, एक होता है मेंटल हैप्पीनेस, एक होता है फिजिकल हैप्पीनेस। तो आज के जो व्यक्ति हैं वो मुख्य रूप से मेंटल हैप्पीनेस से हट कर करके आपका फिजिकल हैप्पीनेस की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे तरह तरह का फैसिलिटी घर में अप्लाई करना, जस्ट लाइक यहाँ क्या करा है कि लग्जरीज एंड प्लेजर, भोग विलास, सुख सुविधा हर तरह का अप्लाई करना, ये क्या करता है, हमारे मन को बेचैन करती है। आगे देखें, करें शो, इसलिए शो आवर एंसेस्टर्स डिसयूडेड अस फ्रॉम देम, और यही वजह है कि हमारे पूर्वज लोग हमें इन सुख सुविधाओं से वंचित अर्थात दूर रखना चाहते थे, ताकि हम लोग क्या हो जाए, मशीनों का अधीन न हो जाए। इन डूइंग सो दे बेयर राइट, इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि उनका मानना, उनका सोच ये बिल्कुल सही था। अर्थात फाइनली समझे इस क्वेश्चन को कि हमारे पूर्वज हमें हमेशा अपने सुख सुविधाओं से, मशीनों से, नए इन्वेंशन से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारा न्यू जनरेशन है, जो नई सभ्यता की पीढ़ी है, वो मशीनों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन क्या होगा कि हम मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। तो मशीनों गुलाम होने से बचने के लिए क्या किया कि हमारे पूर्वज ने हमें सुख सुविधाओं से वंचित रखा, और उनका यह सोच बिल्कुल सही था। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय होम रूल। आप इस क्वेश्चन को भी VVI कर लें, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। कह रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स ने, यानी हमारे फोरफादर, हमारे पूर्वज ने हमेशा ट्रू होम रूल यानी घर के नियम को फॉलो किया, भारत के नियम को फॉलो किया और उसको अपने एंजॉय किया, ऐसा क्यों? समझे यहाँ पर। कह रहा आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज प्रीफर टू लिव अवे फ्रॉम द लार्ज सिटीज। लिव अवे मतलब एक फ्रेज है, दूर रहना, बचकर रहना या हट कर रहना। कहते हैं कि गांधी जी से दैट आवर एंसेस्टर्स ऑलवेज वांटेड टू दैट कि वी शुड कीप अवे फ्रॉम लार्ज सिटीज एंड फैसिलिटीज। उनका कहना था कि हम मानव बड़े शहरों की चमक दमक, बड़े शहरों की रौनक और सुख सुविधाओं से दूर रहें। आगे देखें, फिर रहा है इन स्मॉल विलेजेज यानी छोटे मोटे गांव, बिकॉज कि इंडिया इज नोन एज ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल कंट्री विथ ए फुल ऑफ विलेजेज। दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। यहाँ क्या देख रहे हैं कि साफ साफ शब्दों में गांधी कहते हैं कि आवर इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री वेयर एग्रीकल्चर इज आवर मेन ऑक्यूपेशन, सो ऑल पीपल वेर वेरी हैप्पी विद दियर प्रोफेशन एज लाइक एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल वर्क। उनका कहना है कि हमारे गांव के लोग बहुत सिंपल थे, गांव के लोग कृषि पर आश्रित थे और वो कृषि काम में ही अपना एंजॉयमेंट रखते थे। शो यहाँ देखें, सो दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। इसी कारण क्या है कि जो पुराने समय के लोग थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका मानना था
कि ट्रू होम रूल ही सबसे अच्छा रूल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ देखें 5 में करा व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर मतलब लेखक होता है जी, आप चाहे तो राइटर भी लिख सकते हैं, इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन का परिभाषा क्या है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एंड ऑथर। आंसर देखें, आंसर यहाँ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग अनुसार द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। According to Mahatma Gandhi, he wants to say that our modern civilization is based on fashion, technology, highly educated या highly fashionable things. It is the worship of the brute in us. गांधी जी कहना है कि आज का जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न कल्चर है, वो हमारे पुराने कल्चर को छोड़ चुका है। उस कल्चर से इतना आगे बढ़ चुका है कि आज कोई भी व्यक्ति पुराने कल्चर को फॉलो करना नहीं चाहता है। इट मीन्स कि गांधी जी फाइनली से दैट कि आवर न्यू मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन फैशन एंड टेक्नोलॉजी विथ हाईली ब्रूटेड टाइम्स। यानी आज का समय जो है चमक दमक, फैशन और दिखावा पर आश्रित हो चुका है, जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है और ना ही हमारे देश के लिए बेहतर है। It thinks at every steps about the matter. It thinks every steps of about matter. और यही बात एक विषय है, एक चिंता का विषय है हमारे देशवासियों के लिए। यानी समझिए तो फाइनली कि गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि आज का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर आश्रित है, जिसमें डिवाइन पावर को हटा दिया गया है, और ऐसा जो है हमारे कल्चर, हमारे सिविलाइजेशन दोनों के लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि आज का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो चमक दमक और फैशन पर क्रिएटर होता है। अब बचा आपका एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहां देखें क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी लक्षण, चरित्र या गुण कह सकते हैं, क्या जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। करा मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, जो मुख्य लक्षण है, विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताएं। तो यहां पर आंसर देखें, आंसर क्या दिया गया है कि द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। एक छोटे सा आंसर में गांधी जी ने कहा है कि आज का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें मानव आज इस कदर आगे बढ़ चुका है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में वो बिजी रहता है। इट मीन्स कि आज जो मानव का इच्छा है वो इतना अधिक बढ़ गया है कि एक इच्छा पूरी होती नहीं और दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा जाग जाती है। और ये जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि अकॉर्डिंग टू द 21st century all men are fully dependent on science and technology with fashion and extortion। यानी हर तरीके से देखा जाए तो आज के जो मानव है वो अपने कल्चर को खो करके नए नए तरीके पर और नए नए चाहतों पर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर आश्रित हो चुके हैं। तो इस तरह से क्या देखें कि आज आपका जो इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक आपका सब कंप्लीट हो गया। अब आप करें क्या कि घर में इस वीडियो को पॉज कर करके देखें, जो मैंने हिंदी किया उसको सोचें और समझें, और कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को अपने तरीके से, अपने स्टाइल में कॉपी पे आंसर लिखने की ज़रूरत हो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आई होप दैट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आंसर लिखने का कला, इंग्लिश में, अंग्रेजी में आंसर कैसे लिखा जाता है ये आप बखूबी सीख जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से ना सिर्फ आपको बेसिकली बल्कि आपको प्रैक्टिकली विथ थ्योरेटिकली दोनों तरह का नॉलेज दूं, ताकि आप प्रैक्टिकली यहाँ से हासिल कर ले और अपने रूप में क्या करें कि प्रैक्टिकल खुद करें, ताकि आपको आंसर कैसे लिखा जाए, किस तरीके से विश्लेषण किया जाए और आंसर को कैसे बनाया जाए ये आप खुद सीखें। बिकॉज की एग्जाम में हर आंसर को आपको याद रहना पॉसिबल नहीं है, तो उस पॉसिबिलिटी को, जो आपका इम्पॉसिबिलिटी है, उसको पॉसिबिलिटी में बदलने के लिए आप खुद ट्राई करें कि आंसर को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए बच्चों, ये था आज का आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपका फिनिश हो गया। कल के क्लास में क्या होने वाला है
इस बुक में पार्ट में मैं बता दूं कि इस चैप्टर का आपका बच रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और समरी। तो कल के क्लास में आपका इंडियन सिविलाइजेशन का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो हो चुका आज, कल आपका होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और समरी। तो कल के वीडियो के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं, लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लें। इसे घर में कैसे कंप्लीट करना है वो आप देखें, मैं आपको तरीका बता दिया कि आप मेरे वीडियो को देखें और अपने तरीके से उसे लिखने की कोशिश करें। इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे कॉल करें और जो प्रॉब्लम आपका है पूछे। टेलीग्राम भी आपके लिए बना दिया गया है, आप चाहें तो टेलीग्राम को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर करके आप उससे भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का थीम्स। तो इस तरह से हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड दैट्स ऑफ ऑल।